बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th में क्लास 10 में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2 फेडरलिज्म संघवाद के विषय में पढ़ेंगे। ये फेडरलिज्म जो आपका संघवाद है उसके विषय पढ़ेंगे, जानकारी करेंगे कि कहाँ है, कैसे कहाँ लागू हुआ है। इसी में पहले है ओवरव्यू परिचय। फेडरलिज्म overview. In the previous chapters, we noted that political divisions of power among different levels of government in one of the major forms of power sharing in modern democracies. In this chapter, we focus on this form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitutional provisions followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third layer of Indian federalism. ओवरव्यू परिचय में जो भी बताया गया आपको उसी हिंदी में है। पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय की आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। फिर आगे है आपका व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। लेट अस गेट बैक टू द contrast between
Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You will recall that one of the key change made in the constitutions of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their rules and powers, but all these powers were given to these governments and called the withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium refused from the entry to the federal form of governments. Sri Lanka constitutions to be for all practical process a unity system where the national government has all the powers. Tamil leader went Sri Lanka to become a federal system. What is government? What is फेडरलिज्म? संघवाद क्या है? आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर वे अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्म शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्म शासन व्यवस्था है, जिससे केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय संविधान और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, दैनिक कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं।
इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्म व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उनके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। फेडरलिज्म में ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज divided between central authority and various constitutional units of the country. Usually a federation has two levels of government. One is the government from the inter-country that is usually responsible for few subject of common national interest. The others are governments at the level of provinces or state that look after much of the day to day. Administrating or their state, both these levels of government enjoy their power independent of the other. In this sense, federalism are contrasted by unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. Subordinate to the central government, the central government can pass on orders to the provincial of local government, but in a federal system of central government cannot order the state government to do something. State government has power of its own from which is not answerable to the central government. इसमें जो आगे है संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, वो आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपनी इसको इतना पुस्तक पढ़िएगा और जो हम भेजें उसको लिखना, याद करना। जितना अधिक पुस्तक पढ़ेंगे उतना याद समझ आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।